हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करते हैं। और मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि ये कक्षाएं केवल पीजीटी के लिए ही नहीं है, बल्कि चाहे नेट है, चाहे टीजीटी है, चाहे हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा है, किसी भी राज्य की परीक्षा है, चाहे वो राजस्थान की है, चाहे वो यूपी की है, चाहे वो बिहार की है, हर परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल थंबनेल लगा देने से कि ये एचटेट के लिए है, ये पीजीटी के लिए है, ये आपकी नेट के लिए है, तो वो वीडियो कोई स्पेशल नहीं हो जाती। वो वीडियो जो है वो सबके लिए है, क्योंकि साहित्य जो है वो सेम है, चाहे वो एचटेट में आ रहा है, चाहे वो नेट में आ रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य की परीक्षा में आ रहा है। तो हर परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम किसकी बात करने जा रहे हैं? इसमें हम प्रयोगवाद के कवि धर्मवीर भारती की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती आपको पता ही है कि दूसरा तार सप्तक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं वो कवि रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध रचनाएं इन्होंने हिंदी साहित्य को दी हैं, चाहे वो अंधा युग हो, चाहे गुनाहों का देवता हो, है ना। बहुत प्रसिद्ध रचनाएं उनके द्वारा दी गई हैं और बहुत से नवीन आयाम उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्थापित किए हैं। तो आज उन्हीं धर्मवीर भारती की हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, जितने भी विद्यार्थी हैं वो फटाफट से इस कक्षा को शुरू कीजिए। चलिए देखिए, धर्मवीर भारती, ठीक है, दूसरा सत्र नहीं है। ये किसके कवि हैं? ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। धर्मवीर भारती जो हैं ये किसके कवि हैं? दूसरा सप्तक के कवि हैं। ठीक है, दूसरा सप्तक आपको पता ही है कि 4 सप्तक जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं। पहला सप्तक 1943 ईस्वी में, दूसरा जो सप्तक है वो 51 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा 59 में, चौथा 79 में प्रकाशित हुआ था। और हर एक सप्तक के अंदर कितने कवि थे? 7 कवि थे। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पहला जो सप्तक है वो जो है उसमें अगे समेत जो है वो 7 कवि थे। मुक्ति बोध की रचनाएं उस सप्तक में पहले नंबर पर प्रकाशित हुई थी और अगे की रचनाएं उसमें सबसे अंत में प्रकाशित हुई थी। मतलब अंतिम कवि अगे थे उसमें प्रकाशित होने वाले, और प्रथम कवि कौन थे? मुक्ति बोध थे। किसमें? प्रथम सप्तक में। ठीक है, और उस समय प्रयोगवाद इसको नाम दिया गया, किंतु 1951 में जब दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ तो अगे जो है वो प्रयोगवाद नाम को पूरी तरह से नकार देते हैं और नई कविता वो उसको कहते हैं। ठीक है, देखिए इनका परिचय देखिए। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 1926, दिसंबर 1926 ईस्वी में कहाँ हुआ? इनका जन्म जो है वो दिसंबर 1926 ईस्वी में इलाहाबाद के अंतर सुइया मोहल्ले में हुआ। ठीक है, इनका जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद के अंतरसुइया मोहल्ले में होता है और निधन कब होता है? 1997 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिख करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। यानी कि जो डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं उन्होंने पीएचडी की उपाधि किसके निर्देशन में की थी? गाइड कौन थे इनके? भाषाविद डॉक्टर धीरेन्द्र जो थे वो इनके गाइड थे और इनका विषय क्या था? सिद्ध साहित्य। ठीक है, 1960 से 1987 ईस्वी तक जो धर्मयुग पत्रिका है, जो साप्ताहिक पत्रिका है, उसके संपादक रहे हैं। और धर्मयुग पत्रिका कहाँ से निकलती थी? धर्मयुग पत्रिका आपकी बंबई से निकलती थी। ठीक है, कहाँ से निकलती थी? बंबई, जिसको मुंबई आजकल कहा जाता है, वहां से ये पत्रिका निकलती थी। और ये पत्रिका कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी हफ्ते में एक बार ये पत्रिका निकलती थी। ठीक है, आलोचना, संगम, निकष, इन पत्रिकाओं के संपादन में भी ये सहयोगी रहे हैं। ठीक है, आलोचना पत्रिका के जो मुख्य संपादक हैं वो कौन माने जाते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह माने जाते हैं। और ये आलोचना पत्रिका दिल्ली से निकलती थी। ठीक है, संगम हो चाहे निकष पत्रिका हो, इन सब का संपादन भी किसने किया है? धर्मवीर भारती ने किया है। देखिए, परिमल संस्था, ये परिमल संस्था क्या थी?
ये परिमल संस्था नए कवियों की एक संस्था थी, ठीक है, जो इलाहाबाद में जो है वो बनाई गई थी। और धर्मवीर भारती हो, चाहे जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि हो, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस संस्था के निर्माण में। नए कवियों को प्रश्रय देने वाली ये संस्था थी, कौन सी? परिमल संस्था, ठीक है। इलाहाबाद की ये प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था थी और इसके संचालन में धर्मवीर भारती ने मुख्य भागीदारी अपनी निभाई है, यानी कि अग्रणी रहे हैं इस संस्था के संचालन में। परिमल ने ही नई कविता आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसके पुरस्कर्ताओं में कवि भारती भी थे। यानी कि जो नए कवि है, जो नई कविता आंदोलन है, उसका जो सूत्रपात है वो परिमल के कवियों के द्वारा ही माना जाता है। और परिमल क्या थी? एक संस्था थी, साहित्यिक संस्था थी। आपसे पूछा भी जा सकता है कि परिमल क्या थी, तो परिमल क्या थी? एक साहित्यिक संस्था थी, ठीक है। परिमल आपको याद भी होगा कि निराला की एक रचना का नाम भी क्या है? परिमल, ठीक है, 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इन्हें 1972 ईस्वी में पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया। उपनाम क्या है? देखिए इनके उपनाम क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है? उद्दाम यौवन का कवि कहा जाता है। उद्दाम यौवन का कवि किसको कहा जाता है? धर्मवीर भारती को कहा जाता है। जैसे ये कहते हैं कि किसी के यौवन की अगर कोई, किसी की सुंदरता की अगर कोई तारीफ कर रहा है तो वो वासना कैसे हो सकता है, मतलब कुछ इस तरह की बात वो करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रेम का कवि भी कहा जाता है और प्रेम की लालसा का कवि भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? मिथक का कवि कहा जाता है, क्योंकि अंधा युग क्या है? एक मिथक है और मिथक पर इन्होंने बहुत सुंदर एक गीति नाट्य की रचना की है, तो जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? मिथक का कवि कहा जाता है, उद्दाम यौवन का कवि कहा जाता है, प्रेम की लालसा का कवि कहा जाता है, ठीक है, प्रेम का कवि कहा जाता है। तो ये क्या है? ये इनके उपनाम है जो आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आलोचकों के मत देखिए इनके बारे में। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? भारती में आदिम गंध की तड़प और लोक परिवेश की रूमानी छवि की पकड़ है, इसलिए इनकी कविताएं मूलतः क्या हैं? गीतात्मक हैं। आदिम गंध की तड़प, आदिम गंध क्या है? जो हमारे पुराने मिथक हैं, ठीक है, उन मिथकों को ये अपनी रचनाओं के माध्यम से पिरोते हैं। चाहे इनकी कनुप्रिया रचना है, राधा की पीड़ा, राधा की तड़प जो है कनुप्रिया में हमें दिखाई पड़ती है। अंधा युग में अश्वत्थामा के माध्यम से, धृतराष्ट्र के माध्यम से, गांधारी के माध्यम से एक बहुत बड़ी समस्या पर ये विचार प्रकट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि आदिम गंध की तड़प है, लोक परिवेश की रूमानी छवि की पकड़ है, इसलिए इनकी कविताएं जो हैं वो क्या हैं? गीतात्मक है, यानी इनकी कविताओं को गाया भी जा सकता है। इनकी कविताओं में लोक परिवेश की मस्ती है, उल्लास के स्थान पर उदासी और सूनापन ही अधिक उभरता है। इनकी कविताओं में क्या है? मस्ती नहीं है, लोक परिवेश की मस्ती और उल्लास नहीं है, बल्कि क्या है? उदासी है और सूनापन ही ज्यादा है। किसकी कविताओं में? धर्मवीर भारती की कविताओं में। यानी कि मस्ती नहीं है, उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है, सूनापन और उदासी जो है वो इनकी कविताओं की विशेषता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं? इनकी कविताओं के प्रमुख विषय क्या है? रूपासक्ति, उद्दाम काम वासना एवं स्वच्छंद विलास है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उद्दाम यौवन का कवि कहा जाता है, काम पिपासा का कवि कहा जाता है, प्रेम का कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी ज्यादातर कविताओं का विषय कुछ ऐसा ही है। इसीलिए भारती जी आरंभ में प्रयोगवादी कवि थे, परंतु बाद में क्या हो गए? नई कविता की ओर उन्मुख हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे कवि क्या हैं? शुरू में प्रयोगवादी थे, लेकिन बाद में नई कविता की ओर ये मुड़ जाते हैं। इनकी कविताओं का मुख्य विषय प्रेम की प्यास है। इनकी प्रथम कविता क्या है? नवंबर की दोपहर है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कब प्रकाशित हुई थी? 1944 ईस्वी में। प्रथम कविता कौन सी है?
नवंबर की दोपहर कब प्रकाशित हुई थी? 1944 में। इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन कैसे हुआ? धर्मवीर भारती ग्रंथावली के नाम से 9 खंडों में हुआ। 7 गीत वर्ष में संकलित इनकी प्रमुख्य गाथा जो है ये क्या है? मिथकीय लंबी कविता है। प्रमुख प्रमध्यु नहीं है, प्रमुख्य है। ये प्रमुख्य गाथा कब प्रकाशित हुई थी? 1992 ईस्वी में। और ये क्या है? लंबी कविता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मिथक का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि जो पौराणिक संदर्भ है उन पर ये बहुत ज्यादा लिखते हैं। काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? ठंडा लोहा बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अंधा युग ये क्या है? पद्य नाटक भी इसको कहा जाता है और इसको गीति नाटक भी कहा जाता है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। बहुत ही इनका प्रसिद्ध नाटक है और आपके नेट के पाठ्यक्रम में भी ये लगा हुआ है। ठीक है। 7 गीत वर्ष और कनुप्रिया। कनुप्रिया क्या है? राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित है और इसमें राधा की जो तड़प है वो दिखाई गई है। ठीक है। तो 7 गीत वर्ष और कनुप्रिया ये दोनों ही 1959 ईस्वी में आपकी प्रकाशित हुई थी। अंधा युग 1955 ईस्वी में, ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में। आपको इनके प्रकाशन वर्ष भी याद करने होंगे। काव्य रचनाएं और भी हैं इनकी, जैसे कि सपना अभी भी। सपना अभी भी 1993 ईस्वी में इनकी प्रकाशित हुई है। देशांतर 1997 ईस्वी में हुई है, जो कि क्या है? विदेशी कविताओं का संग्रह है। देशांतर कब प्रकाशित हुई? 1997 ईस्वी में। और जो क्या है? विदेशी कविताओं का संग्रह है। आद्यांत 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुई और मेरी वाणी गैरिक वसना 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मेरी वाणी गैरिक वसना 1999 में, आद्यांत भी 1999 में, देशांतर 1997 में और सपना अभी भी 1993 ईस्वी में। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे देखिए, अंधा युग क्या है? अंधा युग क्या की आपसे क्या पूछी जा सकती है? विधा पूछी जा सकती है। तो अंधा युग क्या है? एक गीति नाट्य है। इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा का वर्णन है कि 18वें दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। सब जो जितने भी पांडव हैं वो विजय का जश्न मना रहे थे। दुर्योधन जो है वो अभी तक पूरी तरह से मरे नहीं थे बल्कि तड़प रहे थे। ऐसे में जो अश्वत्थामा है वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए किस प्रकार आतुर होता है और क्या क्या, मतलब बहुत एक इसके अंदर विडंबनापूर्ण चीजों को किस प्रकार से दर्शाया गया है, अस्तित्ववाद के पूरी तरह से इसमें दर्शन हमें होते हैं। इसमें महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध का जन्म हुआ, फिर युद्ध जो है वो कैसे कुंठा को जन्म देता है। ठीक है। युद्ध की निरर्थक परिणति होती है, यानी कि युद्ध से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? विनाश होता है, किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता है। ठीक है। तो युद्ध की निरर्थकता पर भी इसमें विचार किया गया है। विवेकहीन अमानवीय स्थितियों को जन्म देता है युद्ध, क्योंकि युद्ध के कारण पता ही है कि युद्ध है तो एक पक्ष विजयी होगा और एक पक्ष जो है वो इसमें हारेगा। जो हारा हुआ पक्ष है फिर वो अपना बदला लेने के लिए वो अन्य बहुत से अमानवीय कृत्य करेगा और जो जीता हुआ पक्ष है वो भी अपने बहुत से आत्मीय जनों को खो चुका होगा। तो युद्ध से कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता है। ठीक है। 7 गीत वर्ष की कविताओं में कवि की रुमानी ने यथार्थ भावुकता की गहराई पाली है। इसमें प्रेम मूलक कविताएं हैं, किंतु यहाँ प्रेम के बहुत सूक्ष्म सक्रांत अनुभवों को उभारा गया है। कनुप्रिया देखिए, इनकी प्रबंधात्मक कृति कनुप्रिया की मूल संवेदना क्या है? प्रेम है। कनुप्रिया की मूल संवेदना क्या है? प्रेम है। इसमें राधा के परंपरागत चित्रण को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। इसमें राधा एवं कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि कनुप्रिया अपनी संवेदनात्मक गहराई और शिल्प की ताजगी के कारण एक विशिष्ट उपलब्धि है। प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी है?
प्रमुथे गाथा है टूटा पहिया, मैं रथ का टूटा पहिया, मुझे फेंको मत, इतिहासों की गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, न जाने कब इतिहास इस टूटे हुए पहिए का सहारा ले। ठीक है, इस तरह की बात वो करते हैं। सृष्टि का आखिरी आदमी, देशांतर आंगन और एक वाक्य, उदास तुम, कविता की मौत, सांझ के बादल, फिरोजी होठ, साबुत आईना, निराला के प्रति, ये सारी की सारी क्या है, इनकी कविताएं हैं, ये आपको याद रखनी होगी। देखिए वो कहते हैं मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन इसे फेंको मत, इतिहासों की सामूहिक गति झूठी पड़ने पर न जाने सच्चाई टूटे हुए पहिए का ही आश्रय ले। तो टूटा पहिया इनकी कविता है, वहां से ली गई है। गद्य रचनाएं देखिए, इनकी गुनाहों का देवता बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। थोड़े दिन पहले जो है वो गुनाहों का देवता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, और इसके पीछे क्या कारण था कि इनकी पत्नी का नाम है कांता भारती। ठीक है, कांता भारती ने एक आत्मकथात्मक एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था मछली मरी हुई, और उस मछली मरी हुई में ये माना जाता है कि कांता भारती ने अपने जीवन की पूरी जो कहानी है उसको बयां किया है। नाम मुझे अब ध्यान में नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने अपना छद्म नाम जो है वो प्रयोग किया है कांता भारती ने। ठीक है, बहुत विक्षिप्त रूप उसमें धर्मवीर भारती का दर्शाया गया है कि किस प्रकार धर्मवीर भारती ने उनको छला, किस प्रकार धर्मवीर भारती पूरे वासना से भरे हुए उसमें दिखाए गए हैं, अपनी बेटी का त्याग कर देते हैं किसी दूसरी औरत के लिए। तो बहुत ज्यादा उसके अंदर ऐसा दर्शाया गया है कि हैवान रूप में धर्मवीर भारती को उसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो फिर उसके तुलना में जो गुनाहों का देवता है उसको दिखाया गया कि यहाँ गुनाहों का देवता, इसमें भी माना जाता है कि धर्मवीर भारती ने त्रिकोणीय एक प्रेम जो है वो प्रस्तुत किया है। यहाँ धर्मवीर भारती का एक त्यागमयी रूप जो है वो प्रस्तुत हो रहा है गुनाहों का देवता में, और उसके विपरीत जो मछली मरी हुई, जो कांता भारती ने एक आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, उसमें धर्मवीर भारती का स्वरूप उसके कुछ विपरीत ही है। तो इस कारण से पिछले दिनों ये गुनाहों का देवता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ। ये क्या है, सारे उपन्यास हैं। 11 सपनों का देश 1960, मनोवैज्ञानिक उपन्यास गुनाहों का देवता अपनी किशोर भावुकता तथा रोमानियत के कारण बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, इसके अंदर सुधा है, चंद्र है, इनकी प्रेम कहानी है। ठीक है, त्याग का चित्रण इसमें हुआ है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास इसी नाम से श्याम बेनेगल ने एक फिल्म बनाई थी, सूरज का सातवां घोड़ा। देखिए सूरज का सातवां घोड़ा जो है ये एक प्रयोगशील उपन्यास है। इसमें कोई एक कहानी नहीं चलती है, बल्कि अनेक कहानियां मिलकर के एक पूरी कथा का निर्माण करती है। ठीक है, तो और वो कहानियां जो है वो किसके माध्यम से चलती है, जैसे अलिफ लैला और पंचतंत्र की कहानियां है ना, उस तरह से ये कहानी चलती है। और मणिक मुल्ला नाम के एक व्यक्ति है, वो कहानियां सुनाते हैं और कहानी जो है वो आगे बढ़ती रहती है। मतलब 7 कहानियों का सामूहिक रूप है, और जिसको उपन्यास का नाम दिया गया है। और इसका क्या नाम है, सूरज का सातवां घोड़ा, प्रयोगशील उपन्यास है। और इसके ऊपर क्या बनी है, फिल्म बनी है। किसने बनाई है, श्याम बेनेगल ने इसको फिल्म बनाई है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा प्रयोगशील उपन्यास है, इसमें प्रयोग किया गया है। छोटे फलक पर विस्तृत जीवन अनुभूतियों को चित्रित करने की बाध्यता के कारण उन्होंने यह ढंग अपनाया कि वो क्या है, क्योंकि हर एक विधा है उसका अपना, उसकी अपनी एक सीमा होती है। ठीक है, उसी सीमा को ध्यान में रखते हुए जो रचनाकार है उसे अपनी अभिव्यक्ति करनी होती है। लेकिन जो धर्मवीर भारती है वो बहुत कुछ लिखना चाहते थे और उपन्यास की सीमा में रहते हुए लिखना चाहते थे, तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया और इन्होंने किस्सा गो के रूप में जो है वो कहानियां लिखते हुए और एक नई शैली को जन्म दिया। अलिफ लैला और पंचतंत्र के आधार पर लिखी गई 7 अलग अलग इसमें कहानियां हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सूरज का सातवां घोड़ा नाम दिया गया है। और किस्सा गो कौन है, मणिक मुल्ला, माणिक मुल्ला है ये। तो यह उपन्यास बन जाती है उनके व्यक्तित्व से जुड़कर।
इनके कहानी संग्रह देखिए कौन कौन से हैं। मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है। स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चांद और टूटे हुए लोग बहुत महत्वपूर्ण है, 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। कहानी संग्रह है और निबंध संग्रह है। देखिए सांस की कलम, ठीक है, ये भी क्या है, इनकी कहानी है। निबंध संग्रह क्या है, इनके ठेले पर हिमालय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और ये अगला देखिए पश्यंती, ये भी महत्वपूर्ण है 1969 में। कहनी अकहनी भी महत्वपूर्ण है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1997 में, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। निबंध चाहे निबंध हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी संग्रह हो, हर दृष्टि से धर्मवीर भारती जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो रचनाकार रहे हैं। तो इनके संबंध में हर एक बात आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और उसे याद करना, उसे कंठस्थ करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रिपोर्ताज में आलोचना कैसे लिखी? रिपोर्ताज इन्होंने लिखी है युद्ध यात्रा, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1972 ईस्वी में। रिपोर्ताज इन्होंने कौन सी लिखी है? युद्ध यात्रा। याद रखिए, पेपर में पूछी जा सकती है। कब प्रकाशित हुई थी? 1972 ईस्वी में, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में रिपोर्ताज लगा हुआ है। ठीक है। यदि आपके पाठ्यक्रम में रिपोर्ताज लगा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसी रिपोर्ताज से प्रश्न आएगा। आपसे जो है वो जो है किसी भी रिपोर्ताज के विषय में पूछा जा सकता है, क्योंकि धर्मवीर भारती भी आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। धर्मवीर भारती का भी रिपोर्ताज मिल रहा है, तो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और याद करना भी जरूरी हो जाता है। मुक्ति क्षेत्र युद्ध क्षेत्र 1973 ईस्वी एवं ब्रह्मपुत्र का मोर्चा। ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, इनके रिपोर्ताज है। मुक्ति क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, यानी कि जब बंगाल पर, मतलब कि जब पाकिस्तान जो है, जो बंगाल है, पश्चिमी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था पहले। ठीक है। लेकिन जो है वो अलग होना चाहते थे पाकिस्तान से, तो उस समय जो भारत है उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना बना करके और मदद की थी, किसकी? पश्चिमी बंगाल की। ठीक है। तो ये उसी पर आधारित है। युद्ध यात्रा तथा मुक्ति क्षेत्र युद्ध क्षेत्र दोनों की रिपोर्टाज बांग्लादेश की मुक्ति से संबंधित है। पश्चिमी बंगाल नहीं, सॉरी, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। आलोचना कौन कौन सी है? प्रगतिवाद एक समीक्षा, ये भी महत्वपूर्ण है। मानव मूल्य और साहित्य। ठीक है। प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949 में है, और मानव मूल्य और साहित्य भी क्या है? 1960 में है। काव्य के प्रतिमान। ठीक है। नई कविता के प्रतिमान। ठीक है। कविता के नए प्रतिमान, ये इस तरह की रचनाएं हैं। और काव्य के प्रतिमान किसकी है? काव्य के प्रतिमान है धर्मवीर भारती की। कवि की संवेदना 1963, हिंदी काव्य में नारी 1967। ये क्या है? इनके आलोचना ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान में रखने होंगे। यात्रावृत्त एकांकी एवं पत्र संकलन। देखिए यात्रावृत्त क्या है इनके? यादें यूरोप की तथा यात्रा चक्र, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यात्रा चक्र ये भी क्या है? बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। यात्रा चक्र ये क्या है? इनका यात्रा वृत्त है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में यात्रा वृत्त भी लगे हुए हैं, यात्रा वृत्तांत भी लगे हुए हैं, इसलिए आपको धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्त भी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। एकांकी संग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नदी प्यासी थी। पत्र संकलन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है कि अक्षर अक्षर यज्ञ क्या है, किसने प्रकाशित किया है? तो पत्र संकलन है, और प्रकाशक कौन है? धर्मवीर भारती। और कब प्रकाशित हुआ था? ये 1999 ईस्वी में। ठीक है। तो ये थी आपकी धर्मवीर भारती के जीवन से संबंधित जो भी मुख्य बातें थी, आज मैंने आपको इस व्याख्यान में पूरी तरह से बता दी हैं। और आपके लिए व्याख्यान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है,
क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा की दृष्टि से धर्मवीर भारती बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रचनाएँ जो हैं, वो अपने आप में एक जो है वो नया आयाम स्थापित करती हैं हिंदी साहित्य जगत में। तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए और अच्छी-अच्छी प्रतिक्रियाएँ अपनी देते रहिए वीडियोज़ को देख कर के। कोई कमी लग रही है तो वो भी बताइए और हम ऐसे ही आपके लिए काम करते रहेंगे। आपका भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ और ऐसे ही वीडियोज़ को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।